हेलो हाय सलाम, मैं हूँ वसीम ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जो है मैथ्स वन के पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमने एक पेपर का सोल्यूशन कंप्लीट आपको दिया है, आपने बहुत अच्छा उसको प्यार दिया। आइए आज हम एक और पेपर सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट टू एंड ज़रूर देखिए किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चंस को मतलब डील करना है। हम आपको टेक्निक वगैरह सब बताएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं। ये रहा है क्वेश्चन नंबर वन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस होता है। यहाँ पर 4 आउट ऑफ 4 मिलना चाहिए क्योंकि 4 MCQs होते हैं, 4 मार्क्स पूरे मिलना चाहिए। विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी? A B C D, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मेथड है जिससे हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? तो वो है ऑप्शन बी। किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से लेके 1 के बीच में ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता। देखो ये 1/1.5 यानी 1 से ज़्यादा है, यानी 1.5 है ये। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये एग्ज़ाम में आती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू दिया है हमको। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? B² - 4AC का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले ABC का वैल्यू भी पता होना चाहिए। तो देखो जो x² का कोफिशिएंट होता है वो जो होता है A होता है, और जो x का कोफिशिएंट होता है इस इक्वेशन में B जो होगा वो -5 होगा, और जो C होगा वो √2 होगा। अब आपको क्या करना होगा? B² - 4AC है ना, इस फॉर्मूले में सब वैल्यू रखना होगा। तो -5 का स्क्वायर -4 इंटू A यानी √2, C यानी √2 रख दिया। -5 का स्क्वायर 25 -4 इंटू √2 2 हो जाएगा। तो 25 -4 2 8। तो कितना बचेगा? 25 में से अगर 8 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 17 बचेगा। तो 17 की तरह ऑप्शन बी हमारा 17 आंसर है ना। तो इसको साइड में सॉल्व करके देखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट। और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये रफ वर्क है। अगर आपको भी एग्जाम में ऐसे इक्वेशंस आती हैं, वैसे इतनी मतलब ऐसा आता है कि आप नॉर्मली पढ़ते पढ़ते मतलब क्वेश्चन रीड करते करते आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एकदम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएंगे। तो आप लोग क्या है कि अगर ऐसा इन केस अगर बन भी गया क्वेश्चन तो आपको साइड में सॉल्व करके देखना होगा। अब देखिए यहाँ पर T7 दिया है हमको नेक्स्ट क्वेश्चन में, और D दिया है। तो A बोलता है फाइंड करने के लिए। तो वही TN आपको का फॉर्मूला लगाना होगा। TN इज इक्वल टू A+N-1 इंटू डी। यहाँ पर हम क्या करेंगे? N की जगह पर 7 रख देंगे। A फाइंड करना है, 7 - 1, D का आपका कितना -2 है ना। तो ये हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा T7, और ये हो जाएगा 6 इंटू -2। तो ये A -12 हो जाएगा। 13 के प्लस में 12 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? तो A का वैल्यू 25 आ जाएगा। A का वैल्यू 25 की तरह ऑप्शन डी है आपका। तो इस तरह से आपको ये जो साइड में मैं कर रहा हूँ, ऐसे आपको ऐसे रफ वर्क करके देखना पड़ेगा अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला? व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट है आपको दिया है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे करेंगे? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, द सम ऑफ द इज ट्वाइस द स्मॉलर नंबर y एंड द ग्रेटर नंबर x। स्मॉलर नंबर y और ग्रेटर नंबर x का, इसका ट्वाइस और x का सम बोला है ना। तो बड़ा नंबर x है और छोटा नंबर y है, और छोटा नंबर का ट्वाइस बोला है ना, ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। कितना बोला है? 12 बोला है। सम कितना? 12 बोला। तो किधर है ये? ऑप्शन सी है। तो यहाँ पर 4 हमारे MCQs कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी देखिए। फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ, ये AP आपको दिया है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसा करेंगे? सबसे पहले जो भी आपको सीक्वेंस दिया जाएगा उसमें फर्स्ट टर्म कौन है, सेकेंड टर्म कौन है, थर्ड टर्म कौन है, ये सब आपको पहले स्पेसिफाई करना है ना। देन फिर आप क्या करेंगे? डिफरेंस मालूम करने के लिए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे। तो 8 - 5 कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। और जब भी कभी आपको सीक्वेंस में 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर होंगे तो आप 2 ही बार है ना यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना। तो T3 - T2, तो T3 कितना है? 11 - 8, तो यहाँ पे भी 3 आ रहा है।
तो डिफरेंस क्या हो गया, सेम आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अभी, वेरीफाई वेदर -1 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसमें x की जगह पर आपको -1 पुट करके देखना है कि आपको 0 मिलता है ना, तो आप LHS लेंगे। आपके प्रैक्टिस सेट 2.1 में यही क्वेश्चन था, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आपके टेक्स्ट बुक से ही होते हैं। तो -1 का भी यहाँ स्क्वायर करेंगे हम लोग, 4 इंटू -1 फिर -5, तो -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। देखो ये प्लस माइनस माइनस, 4 1 ज़ा 4 और ये -5। देखिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 -9 हो जाएगा और ये -8 आ रहा है, यानी LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी 0 नहीं आ रहा है ना। x इज इक्वल टू हम -1 पुट कर रहे हैं तो 0 नहीं आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो x इज इक्वल टू -1 है, इट इज़ नॉट अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड देखते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस। जब भी आपको जो है, देखो थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, जब भी आपको प्रोबेबिलिटी से कोई अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में ना, सपोज एस इज अ सैंपल स्पेस ऐसा लिखते हैं, फिर आपको सेकंड लाइन ये लिखना होगा 2 कॉइन टॉस है ना, तो HH फिर HT फिर TH और TT। तो ये आपको पता होगा 2 कॉइन अगर टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या आते हैं, तो ये आउटकम्स लिखने आना चाहिए आपको, है ना। 2 कॉइन्स और टॉस, 3 कॉइन्स और टॉस, तो ये आना चाहिए लिखने के लिए। तो कितना हो रहा है टोटल आउटकम्स, यहाँ पर 4 हो रहा है, तो यही आपको लिखना है। वैसे सैंपल स्पेस ही लिखने बोला था, इधर पे एंड कर देना है। अब फोर्थ देखिए, टू सॉल्व, देखो 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया है, डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड डी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए 2 इक्वेशन है आपको, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका। फिर दूसरा है आपका 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 2। देखिए मैं इसका डी यहाँ पर फाइंड करता हूँ ऐसे, देखो पहला इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट होगा वो यहाँ होगा, देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, नहीं 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, और यहाँ दूसरी इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट यहाँ नीचे उसके लिखेंगे, फिर बाजू में यहाँ y के कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 और यहाँ पर -3। तो ये हमारा d है माय डियर स्टूडेंट, d है इसका क्या, -3 1 ज़ा 3, फिर हम लोग डिटर्मिनेंट में माइनस लगाते हैं बीच में, फिर 2 2 ज़ा 4, तो ये -7 आ जाएगा। तो d का वैल्यू कितना आ गया, -7, है ना। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का b भी सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नॉर्मली ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है और ये भी आपके टेक्स्ट बुक से ही होता है। देखो एक गेम वाला है, ये एक चक्री बना है, यहाँ पर क्या बोला है, इन द गिवन फिगर द एरो रेस्ट ऑन एनी नंबर आफ्टर द रोटेशन। इसको घुमाते हैं और यहाँ पर है ना, इस पर है ना कोई तो भी एक एरो होता है, देखो जैसे यहाँ एरो है ना, तो वो एरो के सामने कौन सा नंबर रुकता है, वो गेम होता है एक, है ना, कैसीनो वगैरह में देखा होगा आपने, है ना। तो उसको रोटेशन करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेस्ट ऑन एनी नंबर इज इक्वल, मतलब जिस पे रुकेगा, मतलब हर एक किसी भी नंबर के सामने रुक सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है, मतलब हर नंबर की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो हमको बोलता है लेट ए बी एनी रैंडम इवेंट, एक ए ऐसा इवेंट है जिसके अंदर हमको बताना है कि फिल इन द बॉक्सेस। क्या बोला है, लेट बी द दैट एरो पॉइंट एट द नंबर विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब है। तो सबसे पहले तो आपको NFS में यहाँ पे सारे नंबर जितने भी है, कितने नंबर है यहाँ पर, टोटल यहाँ पर 12 है ना, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा ये, है ना। ए के अंदर परफेक्ट क्यूब वाला नंबर है, तो परफेक्ट क्यूब मतलब ऐसा नंबर जो किसी का क्यूब हो, तो हम 1 लिखेंगे एंड देन फिर हम 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है ना। फिर उसके बाद कोई नंबर नहीं है तो NF इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो NF अपॉन NF यानी 2/12, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, है ना। तो पहली एक्टिविटी कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है चैप्टर 2 से लिया है। डिस्क्रिमिनेंट का नेचर हमको फाइंड करने हमने सीखा है प्रैक्टिस सेट 2.5 में, बिल्कुल वही यूज़ करना है यहाँ पर। क्या बोला है कि अगर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट यानी डेल्टा का वैल्यू अगर 50 आता है तो इसका मतलब क्या होता है, द रूट्स आर रियल बट नॉट इक्वल, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम रूट्स
आर रियल बट नॉट इक्वल। अब इक्वल कब रहेंगे? जब वो ज़ीरो आएगा, डेल्टा का वैल्यू जब ज़ीरो आता है, जैसे देखो यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है, तो यहाँ पर हम बताएंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ऐसे बताएंगे। अब -30 आता है तो यहाँ लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल, है ना। माइनस में अगर नंबर रहेगा, डेल्टा का वैल्यू ऐसे माइनस में रहेगा, कोई भी नंबर, जैसे यहाँ -30 आ रहा है ना, -30 आ रहा है तो ये नॉट रियल है। अच्छा, -4/5 रहेगा तो देखो माइनस में है तो ये भी नॉट रियल, नॉट रियल, इस तरह से बताएंगे। तो ऐसे आपको लिखना होगा। चलिए, इस क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 2 का एक ही लास्ट एक्टिविटी, एक टेबल फॉर्म आपको कंप्लीट करना है। इक्वेशन दिया है आपको, क्या इक्वेशन है? 3y माइनस x इज इक्वल टू 4। अब पहले आपको y का वैल्यू 0 रखना है, तो y का वैल्यू 0 रखोगे तो ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये जो x का जो माइनस है वो इधर पे लग जाएगा, यानी x का वैल्यू -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखने का -4, और इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखने के लिए -4, 0 ऐसे लिखेंगे आप। अब इसी इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना होगा, x की जगह पे 5 रखना होगा। तो देखो हमने 5 रख दिया, 3 वहाँ रहेगा, 5 जो है 4 के प्लस में चला जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो मालूम है ना क्या हो जाएगा, 3 3 9, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू 3 यहाँ लिख दो आप। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो 5, 3, और ये वाला तो हम लोग को कंप्लीट ही करके दिया है। तो ये जो वैल्यू इस तरह से आप निकालेंगे, उसके बाद आपको टेबल फिर से बनाकर उसको कंप्लीट करके फिल करके दिखाना होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है यहाँ पे, राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ये जो इक्वेशन आपको दिया है यहाँ पर, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी है नहीं, तो x² + 5x इज इक्वल टू, ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, -3 माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा ये। अब आप क्या करेंगे, x² + 5x, ये x यहाँ पर इधर आ जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, और 3 भी जो इधर पे आ जाएगा तो प्लस आ जाएगा, है ना। तो ऐसे हो जाएगा, तो x² + 4x + 3 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको अगर हम हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इससे कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा 1, b का वैल्यू आ जाएगा 4, और c का वैल्यू आ जाएगा 3, ऐसे, है ना। तो ये टेक्स्ट बुक में आपने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करना है। यहाँ पर हमको AP दिया है, क्या दिया है, 12, 16, 20 और 24। तो यहाँ पर सारे टर्म पहले दे दो, और बोला गया 24th टर्म मालूम करना है। तो कोई भी टर्म हमको मालूम करना है ना, तो उसके लिए हमारे पास जो A होता है और कॉमन डिफरेंस होता है वो पता होना चाहिए, है ना। सेकेंड टर्म क्या है, 16 है, थर्ड टर्म क्या है, 20 है, फोर्थ टर्म क्या है, 24 है। सारे टर्म मालूम कर लिए, अब डिफरेंस फाइंड करेंगे, T2 - T1, यानी 16 - 12 यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से T3 - T2 यानी थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 20 - 16 यानी ये भी 4 आ रहा है। अब आप Tn का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, Tn इज इक्वल टू A + n - 1 × D। 24th टर्म मालूम करना है अपना, तो n के बाद 24 रखेंगे आप। A की जगह पर यानी जो T1 है आपका वो A होगा, यानी 12 रखेंगे आप यहाँ पर। 24 - 1, D कितना आ गया आपका, 4 आ गया। तो 12 + 23 × 4। अब आपको पता होना चाहिए, 23 × 4 मल्टीप्लाई करके देखो, है ना। तो ये 12 प्लस ये हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा। तो 92 + 12 कितना हो जाएगा, तो 24 ये हो जाएगा 104। तो ये आपका 24th टर्म आ गया है। 2 मार्क्स में आके क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट आता है ना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए, फार्मूला मेथड सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको ये जो इक्वेशन है उसको पहले कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो उसमें A का वैल्यू हो जाएगा 1, B का वैल्यू हो जाएगा 5, C का वैल्यू हो जाएगा 5, है ना। तो इसमें जो हमारा श्रीधर आचार्य का फार्मूला है, m इज इक्वल टू -b + √b² - 4ac/2 है, इसमें हम लोग रखने वाले हैं। तो ये फार्मूला पुटअप कर दिया हमने, इसके अंदर ही डायरेक्ट रखेंगे। b का वैल्यू 5 का स्क्वायर -4 × 1 × 5, है ना, 2 × 1 क्या हो जाएगा, ये -5
प्लस माइनस 25 माइनस 4 1 4 4 5 20 अपॉन 2। तो देखो m इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 25 में से 20 गया तो 5 बचा, ये 2। तो देखो m का एक वैल्यू आ जाएगा -5 प्लस √5 अपॉन 2 और m का एक वैल्यू आ जाएगा -5 माइनस √5 अपॉन 2। सॉल्व हो गया, एकदम इजी है ना, 2 मार्क्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट हमको दिया गया यहाँ पर, रूट वाला नंबर देख के आपको डरना नहीं है, सिंपल ही होता है। देखो 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 से, फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करते टाइम बीच में माइनस लगता है, फिर 2 × 9 है ना। तो देखो 2 3 ज़ा 6 तो हो जाएगा, इंटू √3 3 हो जाता है, माइनस 2 9 2 × 9 है ना, 6 3 ज़ा 18 माइनस 2 9 ज़ा 18, तो 18 माइनस 18 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया है ना। तो इस डिटरमिनेंट का जो आंसर है वो 0 आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज्ड। एनवायरनमेंट डे के टाइम पर जो है ट्री प्लांटेशन ड्राइव रखा गया था ऑन अ लैंड विच इज़ ट्राइंगुलर शेप, मतलब ऐसा लगाया था पेड़ कि पहले एक लगाया, फिर बाद में ऐसे ऐसे 2 लगाया, और फिर ऐसे ऐसे 3 लगाया, मतलब ट्राइंगुलर शेप में उसमें ट्री प्लांटेशन किया गया था। ऐसे ऐसे मतलब ऊपर से एरियल व्यू से ना वो ट्राइंगुलर शेप का दिख रहा था, जैसे मैंने बनाया ना अभी, देखो ऐसे ऐसे दिख रहा होगा वो। ट्री आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो इज़ अ 1 ट्री। देखो एक पहले रो में फर्स्ट एक ट्री है, दूसरे रो में 2 ट्री है, तीसरे रो में 3 ट्री है, फिर ऐसे करते करते 4 ट्री अलग हर राउंड में, एंड सो ऑन, और ऐसा आगे भी। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25th रो। तो 25th रो में जो है कितना होगा ट्री, वो हमको फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तो माय डियर स्टूडेंट हमको नंबर ऑफ ट्रीज मालूम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, S25 लिखेंगे है ना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बोला है ना इन 25th रो, तो SN का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उससे पहले A का वैल्यू आपका 1 होगा, और इसमें डिफरेंस मतलब देखो एक एक ट्री बढ़ रहा है, तो इसलिए D भी 1 होगा, और यहाँ पर SN25 हमको मालूम करना है। तो SN का जो बड़ा वाला फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पुट करेंगे, n की यहाँ पे आप 25 पुट करेंगे, 25/2 2 × 1 25 माइनस 1 और इंटू डी है ना, डी का वैल्यू 1। सारी वैल्यू पुटअप कर दिए, इसको सॉल्व करेंगे अभी। 25/2 2 1 ज़ा 2 और ये 24 हो जाएगा, 24 1 ज़ा 24, तो 25/2 इंटू ये क्या आ जाएगा 26 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो 25 इंटू 3 13, तो 25 इंटू 13 13 5 ज़ा 65, तो 5 और कैरी 6, 13 2 ज़ा 26 प्लस 6 यानी 32 हो जाएगा, तो 325, यानी 25th रो में टोटल 325 ट्रीज होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये भी एक्टिविटी बेस्ड होता है, ओनली एक ही एक्टिविटी करनी होती है, लेकिन हम दोनों आपको करके दिखाएंगे। चलिए, 2 इक्वेशन दिया है, डिटर्मिनेंट भी लिख के दिया है हमको, देखो dx dy सब लिख कर दिया है, बस कुछ बॉक्सेस फिल करने हैं। तो देखिए dx में x वाले जो कोएफिशिएंट होते हैं वो नहीं आते, उसकी जगह पर कांस्टेंट टर्म 3 और ये 16 आते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है देखो। अब y वाले लेकिन कोएफिशिएंट यानी -2 और 1 सेम रहेंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 3 1 ज़ा 3 माइनस फिर -16 2 ज़ा 32, तो -32 आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस जाएगा ना, तो 3 + 32 यानी 35 हो जाएगा, ये है ना। अब यहाँ पर ये भी आपका टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। अब डी वाई में y वाले जो x वाले टर्म्स होते हैं यानी 3 और 2 जैसे यहाँ पर है, वो यहाँ लिखा है, लेकिन y वाले नहीं होंगे, वहाँ पर 3 और 16 होंगे, कांस्टेंट टर्म्स होंगे। एंड 16 3 ज़ा 48 48 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो 48 माइनस 6 मतलब कितना हो गया 42 हो गया। तो अब आपको dx/d यानी x का वैल्यू फाइंड करना है, तो dx की वैल्यू 35 को 7 से डिवाइड करना है, तो 5 आ जाएगा आपका, है ना। और इसी तरह से
dy बाई डी करेंगे यानी 42 बाई, तो 7 6 42 होता है, तो 6 आ जाएगा आपको इधर। तो कितनी इजी एक्टिविटी है, बस इसको बनाने आना चाहिए आपको, पूरा बनाना पड़ेगा एकदम ऐसे ही एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से ही है। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट फ्रॉम अ स्कूल, 200 स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, उसके अंदर से 135 जो है वो कबड्डी उनको खेलना पसंद है, एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट डू नॉट लाइक द गेम। और जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, है ना, मतलब 200 में से अगर हम 135 माइनस कर देते हैं तो 65 स्टूडेंट बचते हैं। 65 स्टूडेंट रिमेनिंग होते हैं जो जिनको कोई गेम ही पसंद नहीं है। अजीब लोग हैं। इफ़ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट उसमें से सिलेक्ट किया गया, फिल इन द बॉक्सेस द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट सिलेक्टेड डज नॉट लाइक कबड्डी, यानी वो 65 में से एक होगा। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल कितना 200 होगा यहाँ पर, तो एन ऑफ एस में कितना आएगा 200 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कबड्डी 135 और नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट लाइक, तो हम क्या करेंगे 200 में से 135 माइनस करेंगे तो कितना 65 आया था हमारा। तो यहाँ 65 भी लिख सकते हैं आप, तो एन ऑफ एम में 65 आ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा इवेंट बोला ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करा जिसको कबड्डी पसंद ही नहीं है ना, डज नॉट लाइक कबड्डी, तो 65 आ जाएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना, ऐसे निकालेंगे। तो एन ऑफ ए क्या है 65 और एन ऑफ एस क्या है आपका 200। अगर ये 5 से डिवाइड होता है तो करिए, अदरवाइज रहने दीजिए। तो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20, तो 13/40 है आपका आंसर आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की एक्टिविटी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 3 के बी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये भी क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से ही जो है लिया है। प्रोडक्ट ऑफ अ प्रगतिज प्रेजेंटेज, है ना, प्रगति 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये, है ना। प्रगति एज 2 years एगो एंड 3 years हेंस, 2 साल पहले और 3 साल बाद का जो प्रोडक्ट है उसकी एज का वो 84 है। तो हम लोग पहले बताते हैं सब, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज x years, ऐसे पहले लिख के बताएंगे x years, है ना। तो 2 years एगो उसका एज क्या हो जाएगा x-2, क्योंकि वो पास्ट वाली बात है। 3 years हेंस मतलब 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, तो आफ्टर 3 years मतलब उसके एज में 3 years प्लस कर दो तो x+3, है ना। अब इसका प्रोडक्ट बोला है तो x-2 और x+3 इसका प्रोडक्ट बोला है, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, कितना बोला है 84 बोला है, तो 84 कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, x को ये वाले x को ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू x+3, फिर -2 को x+3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, 8th क्लास में पढ़ा है आपने। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, +3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, -2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, है ना। 84 इधर ऐसे ही रहेगा, x² कितने का, ये यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, -6 और -84 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस ये 90 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब 90 के आपको फैक्टर निकालने हैं। 10 9 ज़ा 90 होता है और 10 और 9 में 1 का डिफरेंस होता है ना। क्योंकि यहाँ पर जो नंबर होता है ना बीच में, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो हमको 1 लेकर आना है। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा ना। देखो x², ये दोनों नंबर को ना अभी x का वेरिएबल लगा कर यहाँ रख दो, तो प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब x इंटू एक्स प्लस 10 कॉमन निकालने का, -9 फिर x प्लस 10 कॉमन निकालने आपको आना चाहिए। क्या हो जा रहा है x प्लस 10 फिर x माइनस 9 इक्वल टू 0, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -10 हो जाएगा ये, और x इज इक्वल टू ये +9। अब देखो किसी का एज माइनस में नहीं होता तो ये कंसीडरेबल नहीं है, x इज इक्वल टू -10 कंसीडरेबल नहीं है ना। x इज इक्वल टू 9, तो प्रगति प्रेजेंट एज इज 9 years ओल्ड। तो लास्ट में आपको एक लाइन लिखना होगा, वर्ड वाली एक वर्ड लाइन लिखना होगा, देयर फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 years ओल्ड, है ना। वो अगर आप लाइन नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स कैंसिल हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन आपको दिया है, देखो ये भी आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना आप। कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब टेक्स्ट बुक से हैं, मतलब 30 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो पूरे टेक्स्ट बुक से आ रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक को अच्छे से रिफर करना है आपको।
देखो पहला इक्वेशन क्या है, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। अब सेकेंड इक्वेशन है आपका 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों को ऐड कर लो आप, दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 200x हो जाएगा, ये 200y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 1000 हो जाएगा ना। देखो ये 500 501 है ना, तो 501 है, तो एक उधर दे देंगे तो 500 हो जाएगा, तो 500 500 1000 हो जाएगा। इसको 200 से अगर डिवाइड कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो कैसा दिखेगा, 2 0 कैंसिल, 200 2 5 10, तो इस तरह से आएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी। सेम इसी इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे, 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 499, सॉरी 501 ना, 501, और 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। आपको लिखना होगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो माइनस करना तो सबका साइन चेंज हो जाने वाला है। तो देखो 101x में से 99 गया तो कितना बचा, 2 बचता है ना यहाँ पर, तो 2x, फिर दोनों में से यहाँ पर बड़ा कौन है, 101 बड़ा है, उसका नया साइन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर 2y हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर भी 2 बचता है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू ये 1 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गई हमारी। अब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लो आप ना, इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करो, है ना। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा, ये देखो x कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 3, है ना, 2 3 6, x का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 2, ये आपका y का वैल्यू आ गया। कितना सिंपल है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स कितना इजी क्वेश्चन दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला है, अ 2 डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0 1 2 3 4, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। सबसे अच्छी बात है, देखो रिपीटेशन अलाउड बोला है, तो सपोज एज इज अ सैम्पल स्पेस, ये लाइन लिखना होगा, देन फिर आप सैम्पल स्पेस की लाइन लिखेंगे। 2 डिजिट नंबर बनाना, यानी 10 लिखेंगे, 11 भी लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 13 लिखेंगे एंड 14 नंबर लाइन्स लिखेंगे। 15 नहीं लिख सकते क्योंकि इधर पे 5 नहीं है ना, इसके लिए डायरेक्ट शुरू करेंगे आप 20 से, फिर 21 22 23 24, है ना, फिर उसके बाद डायरेक्ट 30 आ जाएगा, फिर 31 32 33 34, फिर आ जाएगा 40, है ना, फिर 41 42, है ना, 43 44, बस ये लास्ट हो गया। तो एन ऑफ एस में टोटल कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो ये 20 हो गया। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इवेंट ए इज इवेंट दैट द नंबर फॉर्म इज अ मल्टीपल ऑफ 11, ऐसा लिखेंगे। तो देन एन ऑफ ए में, मतलब ए में कौन कौन से नंबर आएंगे यहाँ पे लिख डालेंगे। तो 11 1 11, 11 2 22, है ना, 33 एंड 44, तो ये सब आएंगे 11 22 33 एंड 44। कितने लोग आ रहे हैं, 4 ही लोग आ रहे हैं, तो एन ऑफ इज इक्वल टू 4, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए कितना है 4 और ये 20, तो 1/5 आ जाएगा, है ना, सॉल्व करेंगे तो। कितना इजी है ना, 3 मार्क्स में क्वेश्चन दिया है, बोलो इतना इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द nth टर्म n टाइम्स ऑफ द n टर्म, m टाइम्स ऑफ mth टर्म, यानी m टाइम्स ऑफ m टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, ये इक्वल है, ये दिया है हमको, और बोलता है कि देन शो दैट द m प्लस nth टर्म इज 0। अरे बाप रे, m प्लस nth टर्म, यानी ये m प्लस nth टर्म इक्वल टू 0 होता है, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, अब सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, पहले अभी टी एन का जो फॉर्मूला हमारा होता था, टी एन इज इक्वल टू, अब वहाँ पर
एन के लिए भी लिखना है और एम के लिए भी लिखना है। तो पहले एन के लिए लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। अगर टी एम रहेगा तो उसको कैसे लिखेंगे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, है ना। इसके लिए भी लिख लेते हैं, टी एन का फॉर्मूला एम प्लस एन, कैसा दिखेगा इसका फॉर्मूला, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ऐसा दिखेगा ना। तो इतना लिख लेते हैं। तो एम टर्म का एम टाइम्स, यानी इसको एम से मल्टीप्लाई करना होगा, ए प्लस, देखो अब बड़ा ब्रैकेट पहले बनाना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट, है ना, ऐसे। और एन टाइम्स का एन टर्म, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, इसको सॉल्व करना है। तो देखो एम से मल्टीप्लाई करो तो एम ए हो जाएगा ये, और ये एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो एम माइनस वन इंटू डी, है ना, इक्वल टू, यहाँ पर भी एन ए प्लस एन ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करो इसको, एम ए प्लस एम स्क्वायर माइनस एम डी, यहाँ क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस एन डी, है ना। ये सबको है ना यहाँ से उठा के इधर लेके चले जाओ लेफ्ट साइड में, तो कैसा दिखेगा, एम ए प्लस एम स्क्वायर, तो जो लेफ्ट साइड में ऑलरेडी उसको पहले लिख लो। अब ये सब लोग इधर जाएंगे तो सबका साइन चेंज हो जाने वाला है। देखो एन ए माइनस एन स्क्वायर भी माइनस, और ये एन डी यहाँ से माइनस है तो यहाँ जाके प्लस, तो प्लस एन डी, सब वहाँ चलेगा तो यहाँ क्या बचा, ज़ीरो, है ना। अब देखिए, देखो ऐसा लेकर आने का है हम लोग को, ऐसा लेकर आने का है, ध्यान से देखो। ए वाली पब्लिक जो है ना वो इसको एक्साइट कर लो, तो एम ए माइनस एन ए इधर पहले स्टार्टिंग में कर लिए। अब स्क्वायर वाला लिख लीजिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, है ना, ये भी हो गया आपका, ये भी लिख लिया आपने। अब क्या बच रहा है, माइनस एम डी प्लस एन डी इक्वल टू ज़ीरो, है ना। इधर से देखो ए कॉमन निकाल लेंगे तो ऐसे दिखेगा, एम माइनस एन दिखेगा। इसको कैसे लिखते हैं हम लोग, एम माइनस एन और एम प्लस एन लिखते हैं, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, है ना। तो वही फॉर्मेट यहाँ पे यूज़ किया है, माइनस, यहाँ पर डी अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो एम माइनस एन बचेगा इक्वल टू ज़ीरो। देखो यहाँ पर भी एम माइनस एन, यहाँ पर भी एम माइनस एन, यहाँ पर भी एम माइनस एन, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एम माइनस एन कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बचेगा, यहाँ पर ए बचेगा प्लस एम प्लस एन बचेगा, है ना, और डी बचेगा, नहीं माइनस वन बचेगा ना, देखो माइनस वन बचेगा और डी बचेगा इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इसको m माइनस एन से डिवाइड कर दूँ, m माइनस एन से, तो डिवाइड बाय m माइनस एन, तो m माइनस एन डिवाइड करूँगा तो ये गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ज़ीरो। अब आप गौर से देखिए ऊपर ऐसे सेम टर्म आ गया, देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है, टी एम प्लस एन होता है ना। तो देखो ये टी एम प्लस एन होता है, टी एम प्लस एन, और ये ज़ीरो लाना था, देखो आ गया ज़ीरो। सिंपल है ना, लग रहा था कितना हार्ड, लेकिन सिंपल है, बस मल्टीप्लाई किया है और सिंप्लीफाई किया है बस, और कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो जाते हैं। अब यहाँ से हमारे हॉट क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अब आप ये क्वेश्चन देखकर सोच रहे होंगे कि ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी देखा ही नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। तो हाँ बेटा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक है, बट सिलेबस पर बेस्ड है। जो आपने डिफरेंस निकालना सीखा है या टर्म मालूम करना सीखा है वही यूज़ करना है यहाँ पर। फाइंड द सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म। अब इसकी जो टू मिडल मोस्ट टर्म है वो हमको मालूम करना है। देखो यहाँ पर लास्ट टर्म भी दिया है, डॉट 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 बीच में दिया है ना, तो उससे समझ में आता है कि लास्ट टर्म है हमारा, ये टी एन है हमारा। तो पहले ए क्या है, मतलब ए मतलब टी वन जो है हमारा वो क्या है, -4/3 हमको गिवन है, और T2 जो है हमारा -1 है, T3 जो है हमारा -2/3 है। तो पहले डिफरेंस निकाल लीजिए आप, डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 ऐसे निकालते हैं ना। तो T2 यानी -1, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और T1 क्या होता है, -4/3 है यहाँ पर। तो इसको कैसे लिखेंगे, -1 और ये माइनस माइनस प्लस 4/3। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -3 × 3 + 4/3 यानी 1/3 D आ जाएगा आपका
एक बार फिर से आप डी निकालेंगे चेक करने के लिए कि कांस्टेंट आ रहा है या नहीं। तो T3 माइनस T2, तो T3 आपका -2/3 माइनस T2 क्या है आपका -1 है। तो देखो क्या हो जाएगा -2/3 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आएगा ये -2 + 3 × 1 = 3/3, तो ये भी हो जाएगा 1/3। तो ये भी डी सेम आ रहा है। तो जब डी सेम आ रहा है तो आपको Tn का फॉर्मूला लगा के आगे बढ़ना होगा, है ना। डिफरेंस हमको मालूम हो गया है ना। अब टू मिडल मोस्ट टर्म बोला है हमको, तो पहले हमको पता तो चले कि इसके अंदर n यानी कि टोटल कितने नंबर्स हैं, तो n पहले मालूम करना है। तो Tn का फॉर्मूला इसमें रखेंगे, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे, Tn = a + n-1 × d। अब Tn का वैल्यू क्या है 4 × 1/3। तो ये जो नंबर है इसको कैसे रखेंगे आप देखो क्या होता है। 4 × 1/3 का मतलब क्या होता है मालूम है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12 + 1/3 यानी 13/3 बोलते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे ना Tn की जगह 13/3 रखता हूँ मैं। अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि 13/3 कहाँ से आया। देखो इसको मैंने सॉल्व किया है nth टर्म को, तो इस तरह से आया ये। अब a क्या है हमारा -4/3 है, यहाँ पुट कर दिया। n हमको फाइंड करना है। d क्या है हमारा 1/3 आया है, पुट कर दिया हमने। तो देखिए 13/3 के प्लस में 4/3 यहाँ पर चला जाएगा, n-1 × 1/3 यहाँ रहेगा। देखो डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर सेम है तो एक बार लिख दो 13 + 4 = n-1 × 1/3, है ना। और आगे सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा ये 17/3 हो जाएगा ना, 17/3 और इक्वल टू ये n-1 × 1/3। अब देखिए ये मल्टीप्लाई वाला नंबर है 1/3, जब इधर जाएगा तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, 17/3 × 3/1 ऐसा हो जाएगा ये यहाँ पर आने के बाद। यानी वो फ्रैक्शन अगर जहाँ होता है ना तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो 17 17 13 13 3 3 कैंसर, 17 इधर रहेगा n-1, तो n का वैल्यू क्या है 17 + 1 यानी कितना हो गया, n का वैल्यू 18 आ गया। मतलब टोटल 18 टर्म्स है भाई इसके अंदर। कितने टर्म्स हैं 18 टर्म्स हैं। ये पूरे AP में 18 टर्म्स है। अब टू मोस्ट मिडल टर्म बोला ना, फाइंड द सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म। अब टू मिडल मोस्ट टर्म क्या होता है, अगर इस n को मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे बीच वाला टर्म मिलेगा n/2 टर्म, यानी 18/2 मतलब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9th टर्म जो होगा वो हम फाइंड करेंगे। और दो टर्म बोले ना, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। दूसरा टर्म कैसे मालूम करेंगे, टू मोस्ट मिडल टर्म बोला ना, तो n + 2/2 कर देंगे इसको, है ना, 2/2। जैसे हम लोग मीन मीडियन मोड करते थे ना 8th क्लास में, फाइंड करते थे, वैसे ही अनग्रुप डेटा के लिए वैसे ही सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 18 + 2/2, तो क्या हो जाएगा ये 20/2 यानी 10th टर्म। तो 9th टर्म और 10th टर्म हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे 9th टर्म के लिए, यानी T9 कैसे मालूम करेंगे, a + 8d हो जाएगा फॉर्मूला। और 10th टर्म के लिए क्या हो जाएगा a + 9d हो जाएगा। अब आपके पास a का वैल्यू भी है ना, a का वैल्यू क्या है आपके पास -4/3 और d आपका 1/3। तो पुट कर दीजिए -4/3 8 × 1/3, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो -4/3 + 8 × 3, तो ये क्या जाएगा -4 + 8/3 मतलब क्या हो जाएगा 5/3। तो 9th टर्म 5/3। ऐसे ही 10th टर्म कैसा आएगा, सेम a की वैल्यू -4/3 यहाँ पुट करेंगे, 9 × d का वैल्यू 1/3 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा -4/3 + 9/3। डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख दो, -4 + 9 ऐसे कर दो, तो ऊपर 5/3 ये भी आ जाएगा। तो 9th टर्म और 10th टर्म दोनों सेम आ गए 5/3। अभी आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि इसका सम भी फाइंड करना है ना, फाइंड द सम ऑफ द टू मिडल मोस्ट टर्म। तो सम भी बोला है ना इसका, तो अभी तो दोनों टर्म तो आ गया, दोनों का सम फाइंड करना है। तो दोनों का सम यानी 9th टर्म और 10th टर्म का सम करेंगे। तो ये 5/3 + 5/3 दोनों सेम नंबर्स हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, प्लस कर रहे हैं ना हम लोग, तो क्या होता है मालूम है, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखते हैं, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। ये 4 हो रहा है बेटा, ये T9 4/3 हो रहा है ना, 4/3 है बेटा, ये 4/3। तो ये 4 + 9 हो जाएगा 4/3, यहाँ 4 आएगा तो 9/3 आ जाएगा आपका आंसर। तो T9 + T10 = 9/3। देखो यहाँ पर याद ही नहीं आया,
8 माइनस 4 यानी +4 होता है, तो 4/3 आया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन एंड हो गया। दिखने में थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन ईजी है, बस 9th का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया है हमने, तो आपको आया ये आंसर। बाकी तो नॉर्मली जैसे टर्म फाइंड करते हैं वैसे ही किया है इधर पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 एंड हो गया यहाँ पर। आप क्वेश्चन नंबर 4 का 2 देखिए, क्या बोला है आपको, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन। दो इक्वेशन आपको दिया है, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 2, ये इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। इन दोनों लाइन को ना सेम ग्राफ पर आपको बनाना है, और ये दोनों लाइन जहाँ पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उससे एक ट्राइंगल बनेगा। तो वो ट्राइंगल लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ, मतलब बाय दिस लाइन एंड द एक्सिस, हाँ, तो उसका एरिया फाइंड करना है, जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो किसी भी लाइन को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए हमारे पास है ना क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेट होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, तो y को यहाँ रखेंगे, 2x के माइनस में 2 को भेज देंगे, तो ये आपका इक्वेशन समझ लो पहला बन गया। इसका पहले हम लोग बना लेंगे टेबल, है ना। तो इसमें नंबर हमको खुद से कुछ भी लिखना होता है, कुछ भी नंबर लिखना है अपने से, ऐसे आप बना लेंगे पेन से, है ना, पेन से या पेंसिल से ऐसे बना लेंगे आप, ऐसा टेबल आपको बना लेना होगा। तो x का वैल्यू आप पुट कर लीजिए 1, तो x का वैल्यू रखना है तो 2 1 2, 2 माइनस 2 मतलब 0 हो जाएगा, तो आपका पहला कोऑर्डिनेट 1,0 आ जाएगा। अगर आप 0 रखते हो x का कोएफिशिएंट, मतलब x का वैल्यू 0 रखते हो, तो 2 इंटू 0 0, 0 माइनस 2 यानी माइनस 2 हो जाएगा, तो 0,-2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम -1 रखते हैं तो 2 इंटू -1 -2, -2 -4 हो जाएगा, तो -1,-4, ये कोऑर्डिनेट आपको इक्वेशन के आ गए। इसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे 3y को रखेंगे, दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, 24 के माइनस में 4x को ले जाइए, फिर y यहाँ रखिए, 24 माइनस 4 इंटू 4x के अपॉन में 3 को यहाँ रख दीजिए। मतलब अब आपको x का वैल्यू ऐसा लेना होगा जो 4 से मल्टीप्लाई होगा और 24 से फिर माइनस होगा, और फिर उसको 3 से डिविजिबल भी होना चाहिए, है ना। तो अब तब जाके आपको ना यहाँ पर टेबल आपका कंप्लीट होगा। तो इसका भी टेबल ऐसे ही बनाना है, एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, है ना। यहाँ पर इसको भी इस तरह से टेबल बना लीजिए, ऐसे कॉलम बना लीजिए। आप अच्छे से बनाना स्केल की मदद से, है ना। मैं ज़रा हाथ से बना रहा हूँ, डिजिटल पेन से बनता नहीं है जल्दी, है ना। चलिए अपने हिसाब से लेंगे। अगर मैं यहाँ पर ऐसा नंबर लेता हूँ जो 3 से डिविजिबल नंबर है, तो 3 से डिविजिबल नंबर क्या होगा, 3 खुद होगा, 6 होगा, है ना, 9 होगा, तो मैं ऐसे ही नंबर लूँगा, है ना। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, मैं पहले 0 ले लेता हूँ। तो अगर x का वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ, तो यहाँ पर देखो 4 अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 24 माइनस 0 यानी 24, 24 3 से डिवाइड होता है ना, 3 8 ज़ा 24, तो 8 आ जाएगा y का वैल्यू, तो 0,8 आ गया। अब ये कैसे आया ये आपको पता होना चाहिए, हाँ, नहीं तो आप सोच रहे हैं कि सर ये कैसे किया आपने। तो देखो यहाँ जो वैल्यू है मैं जो पुट कर रहा हूँ, तो ऐसे रख रहा हूँ मैं, 24 माइनस 4 इंटू 0 अपॉन 3, तो इसको 24 माइनस ये 0 हो जाएगा अपॉन 3, तो 24/3 मतलब 3 1 3, 3 8 24, तो 8 आ गया ना, तो इसलिए y का वैल्यू 8 आया। इसी तरह से अब अगर आप यहाँ 3 रखते हो तो 3 4 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24 माइनस 12/3, तो 24 में से 12 गया तो 12 ही बचता है, तो 3 1 3, 3 4 12, है ना, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर y का वैल्यू, तो 3,4 आपका ये कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरह से अगर आप 6 रखते हो, मैं देखो वही वैल्यू रख रहा हूँ जो 3 से डिविजिबल नंबर है, तो x की जगह पर अब मैं 6 रखता हूँ, अगर मैं तो 4 6 24 हो जाएगा, तो 24 माइनस 24 0, तो 0/3 मतलब 0 हो जाएगा, है ना, तो 6,0 आपका ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब जब आपको कोऑर्डिनेट मिल गए हैं दोनों लाइन के, इसको प्लॉट करना तो ग्राफ पेज पे इजी है ना, तो ग्राफ पेज पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमने इस तरह से एक रफ ग्राफ बना लिया है, आपको ग्राफ पेज पे करना होगा। तो पहली इक्वेशन का जो कोऑर्डिनेट है 1,0 पहले ले लेंगे, 1,0 यहाँ पर 1,0, तो x पर 1 y पर 0 यानी यहाँ पर आ जाएगा पहला कोऑर्डिनेट 1,0। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, वो है 0,-2, तो 0,-2 यानी यहाँ पर x पे 0 और y पे -2 यानी नीचे इधर पर आएगा दूसरा कोऑर्डिनेट। इसी तरह से अब आपका अगला है -1,-4, तो x पर -1 और y पर -4 यानी यहाँ आ जाएगा इधर पर,
इधर आ जाएगा, ये -1 की लाइन और ये -4 की लाइन। अब इसको आना आप क्या करना, इस तरह से लाइन बना देना ऐसे, ये लाइन है ना एकदम ऐसी स्ट्रेट बनाना। फिलहाल मैं हाथ से बना रहा हूँ तो ऐसी स्ट्रेट बनेगी आपकी लाइन, लाइन स्ट्रेट बनना चाहिए। समझने के लिए ध्यान दीजिए आप तो देखो स्टूडेंट, हम ऐसे लाइन बना के ये तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे। अब हमको दूसरा पॉइंट 0,8 दूसरे लाइन के लिए पॉइंट कोऑर्डिनेट है 0,8, यानी y पर 8 जाएगा तो इसको पूरा और लाइन को और बढ़ाना पड़ेगा हमको, है ना, इसको और बढ़ाना पड़ेगा आप ऊपर तक, तो ये 7 आ जाएगा और इधर पे 8 आ जाएगा। तो 0,8 मतलब पहला पॉइंट यहाँ आ रहा है 0,8, है ना, और दूसरा है 3,4, तो 3,4 मतलब कहाँ आ रहा है, x पर 3 y पर +4, यानी इधर आ रहा है 3,4 यहाँ पर आ रहा है ना। और उसके बाद क्या बोला है 6,0, तो x पर 6 और y पर 0 मतलब इधर पे ही आएगा। तो ये लाइन को भी मिला लेंगे हम लोग। तो मिला लेने के बाद माय डियर स्टूडेंट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको नाम देना। मान लीजिए ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट पी है। तो इस ट्राइंगल का हमको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट। तो एरिया कैसा फाइंड करेंगे, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा ये परपेंडिकुलर होगा, जो कि इसका हाइट बनेगा, है ना। मान लीजिए इसका पॉइंट ए हम देते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी मालूम करने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, ए बी है, और हाइट क्या है, पी एम है ना। तो ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, क्या है 6 है ए बी, और पी एम कितना है 4 है। देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना 4 के सामने, तो 4 तक है, तो 4 गए, तो 2 1 2 2 2 4, तो 6 इंटू 2 मतलब 6 2 12, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे करना है आपको, पॉइंट लेने के लिए कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है, कोऑर्डिनेट के लिए ये ऑपरेशंस करना ज़रूरी है, और उसके लिए ग्राफ पेज ज़रूरी है। और ग्राफ पेज पे यहाँ पर स्केल लिखना मत भूलिए, हाँ स्केल लिखना बहुत ज़रूरी है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, ये लिखना बहुत ज़रूरी है ना। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज 244 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डायगोनल्स। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, देखिए कैसे करना है। तो देखिए स्टूडेंट, हमको 2 स्क्वायर्स बोला है ना, 2 स्क्वायर है। तो एक पहले एक छोटा स्क्वायर मैं बना लेता हूँ, एक ये स्क्वायर है छोटा स्क्वायर और एक बड़ा स्क्वायर है ना। दोनों के एरियाज, मान लीजिए इसका अगर साइड x है तो सारे साइड इसके x ही रहेंगे, है ना। और बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड करने के लिए इसके पास इसका जो साइड्स है हमको सपोज करना पड़ेगा, लेकिन वो करने के लिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स, इसका पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर का मतलब 4 इंटू साइड्स, यानी 4 साइड्स का एडिशन, तो 4x, तो इनका डिफरेंस 8 है ना, डिफरेंस इनका 8 है। तो ये अगर इसका पेरीमीटर अगर 4 होगा तो इसका कितना होना चाहिए कि ताकि इनका डिफरेंस जो है 8 आ जाए, है ना। लेकिन दोनों का एरिया जो है हमको सम ऑफ द एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का सम करेंगे तो 244 होता है। तो हम क्या करते हैं कि सपोज करते हैं, लेट साइड ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर विल बी x एंड साइड ऑफ अ बिगर स्क्वायर, बिगर स्क्वायर का उसका हम x+2 ले लेते हैं। चलो ये x+2 ले लेते हैं, ये भी x+2, ये भी x+2, है ना, x+2 मतलब उसका डबल है समझ लीजिए, ऐसे ऐसे हम बताते हैं। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, साइड का स्क्वायर करते हैं। तो छोटे वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए हम उसकी साइड का स्क्वायर करेंगे, प्लस क्योंकि सम बोला है हमको, सम ऑफ देयर एरिया, तो इसलिए प्लस का लगाएंगे। और बड़ा वाला ट्राइंगल बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के x+2 का उसके साइड का स्क्वायर करेंगे, इक्वल टू कितना 244 बोला है। इक्वेशन बन जाती है हमारी यहाँ पर। तो इसको क्या करेंगे, x² प्लस
यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x हो जाएगा ना, ये 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू 244। अब यहाँ से आना चाहिए आपको एक्स और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस 4 इधर आ जाएगा और 244 यहाँ आ जाएगा माइनस में। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 हो जाएगा। अब ये 2 से डिविजिबल नंबर्स हैं सारे, तो कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 हो जाएगा ये। अब 120 का स्क्वायर रूट आपको आना चाहिए निकालना, 10 टूज़ा है ना, 10 टूज़ा नहीं लेंगे, क्या लेंगे 12 10 लेंगे है ना, क्योंकि टू लाना है ना, ऐसा लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। तो एक्स ब्रैकेट x प्लस 12 यहाँ से तो आना चाहिए सबको, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड है ना, इजी होता है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आता देखते हैं। चलिए पहले तो मैं कॉमन निकालने वाला स्टेप कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर x प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड देन x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू जो आ जाएगा ये माइनस 12 आ जाएगा और x का वैल्यू 10 आ जाएगा। अब स्मॉल स्क्वायर का जो साइड्स का वैल्यू है माइनस नहीं हो सकता, तो ये कंसीडर नहीं करेंगे, ये कंसीडर करेंगे x इक्वल टू 10। तो स्मॉल स्क्वायर का अगर साइड का वैल्यू 10 है तो बिगर स्क्वायर का साइड का वैल्यू कितना आएगा 10 प्लस 2 यानी 12 आ जाएगा है ना। तो ये साइड आ गया, साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर इज 10 है ना, ई नहीं आएगा भाई, हाँ इधर पे, और साइड ऑफ बिगर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डायगोनल्स। तो डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्मूला है ना उसका, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर है ना। तो उसका फॉर्मूला है साइड इनटू रूट 2, ये फॉर्मूला है। तो दोनों स्क्वायर के लिए, स्क्वायर 1 के लिए, स्क्वायर 1 के लिए और स्क्वायर 2 के लिए, दोनों के लिए डायगोनल फाइंड करने के लिए अलग उनके साइड रखाएंगे। तो 10 रूट 2 और ये 12 रूट 2, इस तरह से उनके डायगोनल आ जाएंगे। अब उनको क्या बोला है, हमको बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द डायगोनल। तो रेशियो, इसको रेशियो में भी कन्वर्ट करना है। तो 10 रूट 2 डिवाइड बाय 12 रूट 2, तो कितना हो जाएगा ये रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, तो 5/6 यानी 5:6 आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाता है आपके सामने। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको इजीली। वीडियो को देखते हुए आप लिखते भी चलिए तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है ये प्रोबेबिलिटी से है। तो आपको जब आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, सपोज ऐसे सैम्पल स्पेस लिखेंगे और ये 52 प्लेइंग कार्ड वाला क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट n ऑफ s इक्वल टू 52 लिख देंगे। आपको पूरे कार्ड्स बनाने नहीं होंगे। अब बोलता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी द एक्सेप्टेड आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट एंड फॉर विच वन इज नॉट मोस्ट। चलिए ये सबको ना देखते हुए आप डायरेक्ट जो है ना इसको देखिए, जो इवेंट्स आपको दिया है। तो पहला पॉइंट है इवेंट ए, गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड आपको पता होना चाहिए। 52 प्लेइंग कार्ड्स में मैंने बार बार बताया है जब भी पेपर सॉल्व करवाया है कि इसमें 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, है ना। 26 रेड में 13 हर्ट्स और 13 डायमंड, है ना। फिर यहाँ पर 13 क्लब कार्ड्स और 13 स्पेड कार्ड्स होते हैं, है ना। अब हमको क्या बोला है, गेटिंग अ रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड आपको पता होना चाहिए। इसके पास भी क्या होता है, हर्ट में किंग, क्वीन एंड जोकर यानी जैक जिसको बोलते हैं हम लोग। ये 3 फेस कार्ड सबके पास होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं, यहाँ भी होते हैं। तो कुल मिला के 3 4 12 यानी 12 फेस कार्ड्स होते हैं। कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। लेकिन रेड वाले में कितने होते हैं, 3 3 6 होते हैं। तो इसमें n ऑफ a डायरेक्टली हम
6 बताएंगे और रीज़न लिखेंगे देयर विल बी 26 रेड कार्ड देयर विल बी 6 रेड फेस कार्ड, है ना। तो आपको बताना नहीं कि कौन सा रेड फेस कार्ड है, वो नहीं बताना, डायरेक्ट एन ऑफ इज इक्वल टू 6 लिख देना है ना। वो स्टेटमेंट लिखना है कि देयर आर 6 रेड फेस कार्ड्स, देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू 6। तो इसका पी ऑफ ए फॉरन फाइंड कर लेंगे, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस कितना जाएगा 6/52, है ना। तो ये आपका पहला आ गया। सेकेंड देखते हैं, गेटिंग अ ब्लैक एस, ब्लैक एस तो एक का इसके पास भी होता है, इसके होता है, तो 2 ही आएगा। तो बी में क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी लिखेंगे डायरेक्ट, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, एन ऑफ बी कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो पी ऑफ बी कैसे फाइंड करेंगे, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, फॉर्मूला तो सेम है। तो ये प्रोबेबिलिटी से आने वाले क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व करना है। देखो डिवाइड होता है तो करने का, नहीं तो छोड़ देने का। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, तो 1/26, है ना। ये भी अगर होता है 2 3 6 और 2 2 4, 2 6 12, तो 3/26 था ये, है ना। ऐसे ही आगे भी करना है आपको। थर्ड क्या बोला है, गेटिंग अ किंग ऑफ डायमंड, डायमंड का किंग, तो डायमंड में तो एक ही किंग होता है, तो सी के अंदर एन ऑफ सी इज इक्वल टू 1, देयर विल बी ओनली 1 किंग इन अ डायमंड, है ना। ऐसा लिख के फिर ये देयरफॉर एन ऑफ सी इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा आपका, अब आप पी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस यहाँ लिखेंगे, तो 1/52 एज इट इज़ रहेगा। अब फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन गेटिंग अ नंबर कार्ड ऑफ अ डायमंड, नंबर कार्ड कितने होते हैं मालूम है, फेस कार्ड्स पूरे निकाल लो तो 12 फेस कार्ड्स होते हैं, माइनस कर लो तो कितना आएगा 40 आएगा, तो 40 नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। तो ऑप्शन डी में गेटिंग अ नंबर कार्ड ऑफ डायमंड, तो देयर आर 40 कार्ड्स इन अ 52 कार्ड विच हैव अ नंबर कार्ड, है ना, ऐसा बताना है आपको। तो एन ऑफ डी आप बताएंगे कि ये नंबर कार्ड है, तो 40, तो पी ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस, है ना। तो 40/52, 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, तो 10/13 आपका आंसर। फिफ्थ वन 5 इवेंट बोले ना, तो फिफ्थ वन यानी ई बाकी गेटिंग अ जैक और अ किंग, जैक भी है और किंग भी है, तो जैक और किंग सब में होते हैं। कितने जैक होते हैं, 4 जैक होते हैं और 4 किंग होते हैं, तो 8 आएगा इधर पे आउटकम्स, कितना आएगा, एन ऑफ ई बोल देंगे इसको, एन ऑफ ई, तो 8 आ जाएगा। तो पी ऑफ ई निकालेंगे यहाँ पर, तो एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, है ना। देयर विल बी 8, 4 जैक एंड 4 किंग्स, है ना। तो 8/52, 4 2 8, 4 1 4, 4 3 12, तो 2/13 ये आपका प्रोबेबिलिटी आ गया। कितना इजी है, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए 52 प्लेइंग कार्ड वाला इजीली। चलिए सेकंड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। क्या बोला है, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, क्वेश्चन इज 6 मोर देन द 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 1, फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइजर। अब यहाँ पर आपको बेसिक रूल डिवीजन का पता होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए, 462 को डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड। क्या होता है, डिविडेंड होता है। ये आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर हम x से डिवाइड कर रहे हैं तो ये होता है डिवाइज़र। क्या होता है, डिवाइज़र होता है ये, है ना। ऊपर जो नंबर आता है ये होता है कोशंट। क्या होता है ये, कोशंट। लेकिन हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि एक नेचुरल नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, 460 इज डिवाइड बाय अ नेचुरल नंबर, मान लीजिए सपोज x इज अ नेचुरल नंबर, तो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन इज अ 6 मोर देन द 5 टाइम्स द डिवाइजर, डिवाइजर का 5 टाइम्स यानी 5x और 6 मोर यानी +6 करना है। तो हमको बोलता है द रिमाइंडर विल बी 1, तो रिमाइंडर यानी यहाँ पर जो नंबर आता है ना, यहाँ पर जो नंबर आता है ये वाला नंबर, ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर, है ना। तो रिमाइंडर 1 मिलता है। तो इसका जो बेसिक रूल है डिवीजन का, जो फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू द डिवाइजर इनटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, है ना। शॉर्ट फॉर्म में d इज इक्वल टू di इंटू क्यू प्लस आर, है ना। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर
डिविडेंड कौन डिवाइड हो रहा है, 460 डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है, एक्स से डिवाइड हो रहा है ना। क्वेश्चन क्या है, ऊपर लिखा है देखो, क्वेश्चन 5x प्लस 6, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, हमको बोला है इधर पे, तो हमने अब ये कर लिया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। 5x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 इंटू एक्स 6x हो जाएगा, प्लस 1 और ये 460 यहाँ पर, है ना। अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पर, हम क्या करेंगे, इधर पे 0 रखेंगे, 460 को यहाँ पे भेज देंगे माइनस में, तो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460, तो कितना आ जाएगा ये 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 459 हो जाएगा। ये तो थोड़ा अजीब हो जा रहा है। अब ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 459 इंटू 5 कितना हो रहा है, ये हो रहा है बाप रे, ये तो 5 9 ज़ा 45 कैरी 4, 5 5 ज़ा 25 प्लस 4 इधर 29 का, 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 2 22, 2295 आ रहा है ये। अब इसके हमको रूट निकालने पड़ेंगे, तो रूट निकालने के लिए तो बहुत मेहनत का काम है। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। 2295 ना, अब लास्ट में 5 है तो हमको 5 से करना पड़ेगा। 5 4 ज़ा 20, 2 बचा है, 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, है ना। फिर 5 से करेंगे, 5 9 ज़ा 45 नहीं होता है ना, तो ये नहीं करेंगे। 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 5 ज़ा 15 और 3 3 ज़ा 9, है ना। और 3 से करते हैं, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21 एंड 17 1 ज़ा 17 कर देते हैं, है ना। तो हमको जो नंबर्स मिल रहे हैं वो क्या मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहा है 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, तो 17 3 ज़ा 51, 5 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, है ना। तो देखो 57 और 45 में 6 का गैप है ना। तो ये हमको दो नंबर मिल गए बच्चों, देखो, हाँ अरे वाह मिल गए। तो देखो क्या हो जाएगा, 45 और 57, 57 नहीं 51 है ये। 17 3 ज़ा 51 होता है ना, तो ये भाई 51 है, ये क्या है 51 है। तो 51 और ये 45, इसमें हमारा कितना है, 6 का गैप है, और हमको 6 का ही गैप लाना था। देखो इधर पे, अब इन दोनों को x लगाओ और इधर पे बिठा दो, है ना। तो ये आना चाहिए इतना, ये बेसिक चीज़ है, पूरा 8th क्लास का भी रूल यूज़ किया हमने यहाँ पर। तो 5x स्क्वायर माइनस 51x, है ना, फिर प्लस नहीं प्लस में चाहिए ना हमको 6, तो 51 प्लस में रहेगा, 45 माइनस में रहेगा, 45x प्लस 51x माइनस 459 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5x अगर कॉमन निकालते हैं तो x माइनस 5 9 45 प्लस 51 लिखेंगे, और जो यहाँ लिखा है हमने वही लिखेंगे, x माइनस 9, है ना, इक्वल टू 0। तो ये 5x प्लस 51 हो जाएगा, और x माइनस 9 कॉमन। अब 0 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इधर से आना चाहिए, हाँ 0 0 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो 5x प्लस 51 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 9 इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू या माइनस 51 ऐसा हो जाएगा, और ये x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 51/3। तो माय डियर स्टूडेंट, ये नेगेटिव नंबर तो हम लेंगे नहीं, हम लोग ये पॉजिटिव नंबर लेंगे। तो सो माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर x का जो वैल्यू 9 आया है वो यहाँ पर हमको रखना है, क्योंकि हमें क्वोशंट और डिवाइज़र फाइंड करना। तो डिवाइज़र यानी x तो हमारा 9 आ गया है। अब क्वोशंट फाइंड करने के लिए 5x प्लस 6 में हम x का वैल्यू रखेंगे। तो 5x प्लस 6 इक्वल टू क्वोशंट फाइंड कर रहे हैं ना, तो 5 इंटू 9 प्लस 6, 45 प्लस 6 कितना आएगा, 51 हो जाएगा, है ना। तो आ गया ना, क्वोशंट आ गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट, और इस तरह से हमारा ये पेपर भी कंप्लीट, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये जो पेपर आप इस वक्त देख रहे हैं ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। इसका PDF जो है आपको हमारे जो टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है ना। और
लिंक जो है आप चैनल के अबाउट सेक्शन में भी यहाँ दिया गया है, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसको स्टार्ट टू एंड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ऐसे ही आप चैनल पर बने रहिए, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।